हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अगेन हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं आज के सेशन में यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम को लेकर। और कंप्यूटर मैराथन का ये है डे 2। डे 1 में हम लोगों ने बेस्ट 60 क्वेश्चंस देखे। आप लोगों ने 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ होगा। वैसे ही पेपर को रिसर्च करके जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके हुए हैं उन सब की एनालिसिस करने के बाद ही इन मैराथन सेशंस को लिया जा रहा है, जिसमें वो सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बिल्कुल यहां से एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो आईओटी टॉपिक हो, बिग डेटा हो, मशीन लर्निंग हो या डीप लर्निंग, ऑपरेटिंग सिस्टम हो या नेटवर्किंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के रिगार्डिंग हो, या फिर हो ई कॉमर्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर आपके जितने भी इंक्लूडिंग नंबर सिस्टम से लेके टेक्नोलॉजी से लेकर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी को यहां पर लिया गया है। देखते हैं आज के सेशन में आप कितना स्कोर करते हैं आउट ऑफ 60, क्योंकि फिर से एक बार बेस्ट 60 क्वेश्चन के साथ मैराथन शुरू होने जा रही है नवीनतम पैटर्न पर आधारित। यूपी ट्रिपल एससी, जे, एजीटीए, जेई या किसी भी एग्जाम को लेकर यह सेशन आपका यूजफुल रहेगा। एग्जाम्स लगातार आपके लगे हुए हैं, बस पढ़ते जाइए और इन सेशंस को बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि यूपी ट्रिपल एससी के कोर्स से कनेक्ट होना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोर्स में जुड़कर एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया जाए कंप्लीट लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आप जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से। वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज सब कुछ यहां पर देखने को मिलेगा। और ये पर्टिकुलर कोर्स आपको कैसे मिलेगा? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं कोर्स के रिगार्डिंग, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। प्रीवियस सेशन में हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मैराथन 1 में, क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ मैराथन 1। क्या था ये क्वेश्चन? द डिलीटेड मेल इन जीमेल अकाउंट गोज इन विच फोल्डर? जीमेल अकाउंट में डिलीट किया हुआ मेल किस फोल्डर में जाता है? और इसका करेक्ट आंसर है ट्रैश फोल्डर। तो आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, दैट इज ट्रैश। और कितने दिन के लिए ट्रैश में रहता है? 30 डेज के लिए, 30 दिन तक, और 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली ट्रैश से भी वो मेल डिलीट हो जाता है जिसको हम डिलीट करते हैं। क्लियर हो गया? स्पैम क्या होता है? अनसॉलिसिटेड मेल, अनवांटेड मेल, जंक मेल, अनचाहे मेल को बोलते हैं स्पैम। ड्राफ्ट क्या होता है? वो मेल जो हम लिख के रखते हैं लेकिन भेजते नहीं हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राफ्ट। रिसीप्ट कुछ होता नहीं है। क्लियर है? चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। सेशन के लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 60 आपने कितने क्वेश्चन सही किए। पहला क्वेश्चन पढ़िए। मशीन लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर इज कॉल्ड। परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से मशीन लर्निंग को क्या कहा जाता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल या रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हम लोग जानते हैं कि मशीन लर्निंग कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। ट्रायल एंड एरर ये किस में आता है? ट्रायल एंड एरर का मतलब या तो हम ट्राई करेंगे या एरर आ जाएगी, या तो हम सही करेंगे या तो गलत करेंगे, लेकिन ट्राई तो करेंगे। अगर ट्राई करने पर सही हुआ है ना, आप एग्जाम दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड ही तो है कि आपने जो पढ़ा वो एग्जाम में आ गया तो सिलेक्शन हो गया, और जो आपने पढ़ा वो नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता।
है ना, मान लेते हैं बाई चांस, तो क्या होगा, उस केस में आप फिर से एक बार मेहनत करेंगे। यस, तो ये क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड है और इसे क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है आप जानते हैं, इसमें अगर मशीन अच्छा परफॉर्म करती है तो उसको प्राइज दिया जाता है, और अगर मशीन अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसको पनिशमेंट देने का भी रूल है। अब इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर बोलते हैं, प्राइज या पनिशमेंट बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, जहां पर लेबल्ड डेटा हो, जहां डेटा मौजूद हो वो सुपरवाइज्ड है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब जहां पर कोई भी डेटा मौजूद ना हो, अनलेबल्ड डेटा हो, दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। और सेमी सुपरवाइज्ड क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन, सुपरवाइज्ड प्लस अनसुपरवाइज्ड, यानी लेबल्ड डेटा प्लस अनलेबल्ड डेटा, दैट इज कॉल्ड सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, मशीन लर्निंग थ्रू लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा इज कॉल्ड। बताइए, लेबल युक्त और लेबल रहित डेटा के माध्यम से मशीन लर्निंग को क्या कहा जाता है। अगर सिर्फ लेबल्ड की बात होती तो सुपरवाइज्ड हो जाता, सिर्फ अनलेबल्ड की बात होती तो अनसुपरवाइज्ड हो जाता। सेमी सुपरवाइज्ड का मतलब लेबल्ड भी होगा और अनलेबल्ड भी होगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज दी राइट वन। बढ़िया, समझ में आया, बहुत बढ़िया, टैलेंटेड हैं आप लोग, है ना। घबराते क्यों हैं फिर, कॉन्फिडेंस रखिए ना, सब पढ़ रखा है, सब आता है, फिर भी दिल में हलचल मची हुई है ना। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, ट्रस्ट रखिए मुझ पर और अपने आप पर भी। टैलेंटेड हैं आप, घमंड नहीं करते। लेकिन तीसरा क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम एम्स टू मिमिक द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग। किस प्रकार की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का उद्देश्य मानव सीखने की प्रक्रिया की नकल करना है। कह रहे इन चारों में से ऐसा कौन सा मेथड है मशीन लर्निंग का, ऐसा कौन सा टाइप है मशीन लर्निंग का जो हमारी तरह बिहेव करता है, जो हमारी तरह सीखता है। मशीन, रोबोट जो हमें नकल करती है, उसे क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड या रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हम लोग काम कैसे करते हैं, बिना किसी इच्छा के भी काम करते हैं क्या, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं क्या, कभी नहीं, है ना कोई स्वार्थ तो इंसान का छुपा होता है, तभी वो काम करता है। अब आईपीएल के मैच होते हैं, है ना, अगर सोचो ट्रॉफी ना हो, जीतने की वो रकम ना हो, जीतने का वो जज्बा ना हो, है ना, तो कौन मैच जीतेगा। मालूम है कि जीतेंगे तो प्राइज भी मिलेगा, नेम एंड फेम भी होगी, है ना, ट्रॉफी भी उठाने को मिलेगी, वाहवाही भी होगी, है ना, कोहली 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 हर जगह होगा। यस, तो यानी कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ रीजन होता ही है सक्सेस के पीछे। जैसे आप अगर सफल हो जाएंगे, जो कि होंगे, है ना, सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा, हर टीचर कहेगा देखो मैंने पढ़ाया, है ना, दूसरा कहेगा नहीं नहीं मैंने पढ़ाया, तीसरा कहेगा नहीं नहीं देखो टॉपर मेरे यहाँ का है, घर वाले कहेंगे देखा मुझे पहले ही पता था, ये नाम रोशन करेगा। रिश्तेदार आएंगे, वो कहेगा देखा मुझे पता था तुम एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बनोगे, है ना, जबकि मन में तो ऐसा नहीं था, उन्होंने तो कहा था ये क्या ही बनेगा, लेकिन आप बन निकले, है ना। तो इसका मतलब कोई ना कोई मोटिव तो जरूर है, और इसे क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्यों, क्योंकि यहां पर अगेन कुछ ना कुछ है आपकी तैयारी के पीछे। किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट है पैसे के लिए, किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट है कि भाई जल्दी से जॉब लग जाए, सेटल हो जाए, शादी भी हो जाए, इनकम भी हो जाए। किसी को लगता है सोसाइटी में नाम होगा, किसी को लगता है यार फ्रीडम होगी, है ना। तो कोई ना कोई मकसद होना जरूरी है, दैट इज व्हाट वी कॉल रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द ओपन आईओटी आर्किटेक्चर। बताइए, ओपन आईओटी आर्किटेक्चर में तत्व की संख्या कितनी होती है, 4, 5, 6 या 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है, ओपन आर्किटेक्चर है, खुला आर्किटेक्चर है, और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, दैट इज 7 एलिमेंट।
अब ये 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वैसे एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के लिए आप जान सकते हैं कि आईओटी का आर्किटेक्चर 7 एलिमेंट्स पर डिपेंडेंट है। कौन कौन सा? कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग, क्लाउड डेटा स्टोरेज, शेड्यूलर, रिक्वेस्ट डेफिनेशन, रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन, सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर, सेंसर, मिडलवेयर। इसका मतलब जल्दी से सुन लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन एंड मॉनिटरिंग का मतलब, मान लीजिए कि आपने एक स्मार्ट वॉच खरीदी। स्मार्ट वॉच खरीदने के बाद आप क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर करेंगे ना, उसको ऑन करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे कि ये सही काम कर रही है या नहीं कर रही, पहला स्टेप। क्लाउड डेटा स्टोरेज, अब उसमें आप दौड़ेंगे अगर, तो आपके स्टेप्स काउंट होंगे, आपकी हार्ट बीट काउंट होगी, और क्या वो रिकॉर्ड बन जाएगा कहीं पर? यस, क्लाउड में। शेड्यूलर, अब उसमें आप शेड्यूल भी कर सकते हैं अपनी चीजों को, उसमें अलार्म लगाना है, आपने अलार्म लगा दिया, है ना, आपको बेल रिंग करनी है, आपने वाटर के लिए उसमें अलार्म लगा लिया, शेड्यूल लगा लिया कि मुझे हर 1 घंटे में पानी पीना है ना, ऐसा शेड्यूल उसमें आप कर सकते हैं, आईओटी है। रिक्वेस्ट डेफिनेशन, उससे आप किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन, और उसके अकॉर्डिंग वो आपकी रिक्वेस्ट का आंसर दे देगा। जैसे आपने कहा अपनी स्मार्ट वॉच से कि एलेक्सा मुझे ये दिखाओ, है ना, तो एलेक्सा क्या करता है? आपकी रिक्वेस्ट का आंसर करता है। क्या हो गया? प्रेजेंटेशन हो गया। सर्विस डिलीवरी एंड यूटिलिटी मैनेजर, आप उससे सर्विस की रिक्वेस्ट करेंगे और वो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करेगा, है ना, जो भी उसके अंदर कॉन्फ़िगर होगा उसके अंदर बेस्ट रिजल्ट देगा। सेंसर मिडलवेयर, और ये सब पॉसिबल कैसे होगा? जब उसके अंदर क्या लगा होगा? सेंसर लगा होगा, जो मिडलवेयर के तरीके से, माध्यम के तरीके से बिहेव करेगा, दैट इज सेंसर मिडलवेयर। ठीक, कुछ कुछ तो समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी टेक्नोलॉजी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी तकनीक का समान अनुप्रयोग है? बताइए, आईओटी का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज कहां किया जाता है? ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम, ईमेल सिस्टम को ऑटोमेटिक करने के लिए। वॉइस एक्टिवेटेड शॉपिंग, शॉपिंग वॉइस के द्वारा करने के लिए। स्मार्ट होम्स के लिए, या टेक्स्ट मैसेजिंग के लिए? तो आंसर होगा स्मार्ट होम के लिए। आईओटी का यूज हम लोग किस में करते हैं? स्मार्ट होम ऑटोमेशन में। हमें अपने पूरे घर को जार्विस के तरीके से बना लेना है ना, यानी हम एंटर हो तो लाइट खुल जाए, हम बाहर निकलें तो लाइट क्लोज हो जाए, है ना, कुछ सब कुछ ऑटोमेटिक हो, हाथ ना हिलाना पड़े, है ना। कामचोर हो अगर हो तो उनके लिए सबसे बढ़िया है, कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, बैठे बैठे ऑर्डर दे रहे हैं, लाइट खुल जाए, खुल गई, लाइट बंद हो जाए, बंद हो गई, कॉफी तैयार हो जाए, हो गई, है ना। तो हमारे सर्वेंट के तौर पर जो काम करता है दैट इज आईओटी, स्मार्ट होम। ऑटोमेटेड ईमेल सिस्टम नहीं। वॉइस एक्टिवेटेड शॉपिंग, ऐसा भी नहीं हुआ है कि हम वॉइस उसे कहेंगे शॉपिंग कर लाओ, है ना, वो हमारे लिए शॉपिंग कर लाएगा, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। टेक्स्ट मैसेजिंग बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआईओटी? आईआईओटी का पूर्ण रूप क्या है? अभी तक तो आप लोग ने पढ़ा आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लेकिन आईआईओटी क्या है? जब हम आईओटी का प्रयोग इंडस्ट्रीज में करते हैं तो वो बन जाता है आईआईओटी, यानी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वेरी गुड, टैलेंटेड हैं आप लोग को पता है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब जब हम पूरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर डिस्पैच करने तक पूरा ऑटोमेटिक कर देते हैं, वहां पर कोई भी ह्यूमन नहीं लगा हुआ है ना। जैसे आप लोग ने देखा होगा जहां कार मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर 1-2 एम्प्लॉइज होते हैं खाली, बाकी पूरी यूनिट आपकी कैसी होती है? ऑटोमेटिक। दैट इज इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्लियर है? नेक्स्ट, विच लेयर इज यूज्ड फॉर ईथरनेट एंड वायरलेस कनेक्शन इन आईओटी डिवाइस? आईओटी उपकरणों में ईथरनेट और वायरलेस कनेक्शन के लिए किस परत का उपयोग किया जाता है? मान लेते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ठीक, आप लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं था, मान लेते हैं नहीं पढ़ा था, ओएसआई मॉडल पढ़ा है ना। अब ये मत कहिएगा सर वो भी नहीं पढ़ा। ओएसआई मॉडल में ईथरनेट किसे बोलते हैं? तो आप कहेंगे सर ईथरनेट का मतलब मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस ओएसआई मॉडल में किस लेयर पर काम करता है? तो आप बोलेंगे सर डेटा लिंक लेयर, दूसरी लेयर पर। वही आंसर यहां भी हो जाएगा। आईओटी के केस में भी
ईथरनेट और वायरलेस कनेक्शन किस लेयर पर काम करेगा? तो आंसर है डेटा लिंक लेयर, दैट इज द सेकंड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। बोलो। अब ईथरनेट एड्रेस की दोस्तों अगर बात करें तो आप जानते हैं इसे मैक एड्रेस भी बोलते हैं। ये डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटा लिंक लेयर पर कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस काम कर रही है, तो आप बोलेंगे सर सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर पर 3 डिवाइसेस काम करती हैं, स्विच, ब्रिज और मॉडम। स्विच, ब्रिज और मॉडम ये काम करती है डेटा लिंक लेयर पर। डेटा लिंक लेयर पर जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में ट्रेवल करता है? फ्रेम्स के फॉर्मेट में। एरर को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेयर की होती है? डेटा लिंक लेयर की। मैक एड्रेस किस पर काम करता है? डेटा लिंक लेयर पर। ईथरनेट एड्रेस किस पर काम करता है? डेटा लिंक लेयर पर। बस हो गया, इतना ही तो याद रखना है। वेरी गुड। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन MS Excel 2019? MS Excel 2019 या किसी भी वर्जन में सम फॉर्मूला डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? पता है ना आपको, एक्सेल में अगर आपको सम करना है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऑल्ट इक्वल्स टू। जैसे सपोज करिए ये आपकी पार्टिकुलर नंबर गिवन है और इसको सम करना है, तो एक तरीका तो हो सकता है इक्वल्स टू सम लिखकर सिलेक्ट कर दिया। दूसरा तरीका हो सकता है ऑल्ट इक्वल्स टू लिख दिया और इसकी मदद से भी सम हो जाएगा। तो शॉर्टकट की फॉर सम इन MS Excel इज ऑल्ट इक्वल्स टू। समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स प्रोवाइड एंड टू एंड कम्युनिकेशन इन IoT? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी परत IoT में एंड टू एंड संचार प्रदान करती है? हम IoT भूल जाते हैं, नॉर्मली हमें यह बता दीजिए OSI मॉडल में ऐसी कौन सी लेयर है जो एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है? वही IoT में भी करती है। बिल्कुल सही, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर, जो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन या सोर्स टू डेस्टिनेशन तक मिलाने का काम करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर, यानी एंड टू एंड लेयर। समझ में आया? तो डिफरेंस नहीं है, ईथरनेट एड्रेस, मैक एड्रेस, डेटा लिंक लेयर वहां पर भी है, यहां पर भी है। एंड टू एंड लेयर OSI मॉडल में भी ट्रांसपोर्ट लेयर है और IoT के केस में भी कौन सी लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर है। क्लियर? ट्रांसपोर्ट लेयर पर कितनी लेयर काम करती हैं? 2, एक TCP और एक UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP कैसी प्रोटोकॉल है? कनेक्शन ओरिएंटेड। UDP कैसी प्रोटोकॉल है? कनेक्शनलेस। कौन सी फास्ट है, कौन सी स्लो? TCP फास्ट है या UDP फास्ट है? वेरी गुड, UDP फास्ट है, TCP स्लो है। लेकिन UDP का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? UDP आपकी फास्ट काम करती है लेकिन रिलायबल नहीं है। TCP स्लो काम करती है, एक्नॉलेजमेंट देती है, वादा करती है कि डेटा पहुंच जाएगा, लेकिन स्लो काम करती है। मालूम है ना? भूले तो नहीं? कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शनलेस। कनेक्शन ओरिएंटेड TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और कनेक्शन लेस में आ जाता है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और ये दोनों प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम कर रही हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पर। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर Zigbee स्मार्ट एनर्जी? Zigbee स्मार्ट एनर्जी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग किया जाता है? अब मैंने देखो आपको बताया भी था, क्या IoT की जब हम बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर ब्लूटूथ का यूज ना करके हम Zigbee का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि Zigbee जो है वो लो पावर पर काम करती है और आपकी मोबाइल की बैटरीज को खर्च होने से बचाती हैं, जबकि ब्लूटूथ में वो कंजप्शन बहुत फास्ट होता है, Zigbee में ऐसा नहीं होता। इसलिए होम ऑटोमेशन हो, है ना, ज्यादातर ब्लूटूथ की जगह पर किसका यूज किया जा रहा है? Zigbee का। इतनी बात समझ में आई? Zigbee स्मार्ट एनर्जी किस टोपोलॉजी पे काम करती है? टोपोलॉजी का मतलब फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क में कंप्यूटर्स को फिजिकली या लॉजिकली कैसे लगाएं,
इसी को बोलते हैं टोपोलॉजी। समझ में आया। और जिग्बी किस टोपोलॉजी पर काम करती है? जिग्बी स्मार्ट एनर्जी काम करती है स्टार टोपोलॉजी पर। कैसे याद रखें? जिग्बी में स्मार्ट, स्मार्ट किससे शुरू है? एस से। और ये कौन सी टोपोलॉजी होगी? स्टार टोपोलॉजी। अब देखो डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया होता कि जिग्बी किस टोपोलॉजी पर काम करती है, तो आंसर हो जाता मैश। जिग्बी स्मार्ट एनर्जी किस पर काम करती है, तो हो जाएगा स्टार। जरा ध्यान दो, जिग्बी अगर पूछते तो मैश टोपोलॉजी, जो रिलायबल टोपोलॉजी मानी जाती है, मैश। जिग्बी स्मार्ट एनर्जी अगर पूछेंगे तो स्टार टोपोलॉजी होगा। याद हो गया दोनों? समझ में आ गई बात? अब यहां पर जरा एक नजर डालो। लॉन्ग रेंज, जो आपकी आईओटी की लॉन्ग रेंज नेटवर्क है, उसमें कौन कौन सी प्रोटोकॉल काम कर रही हैं? ब्लूटूथ, जिग्बी, LORA, LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जेड वेव और वाईफाई। ये सब आपकी कैसी हैं? लॉन्ग रेंज प्रोटोकॉल हैं आईओटी के केस में। क्लियर? नेक्स्ट, विच माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज्ड आफ्टर विंडोज विस्टा? एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा इस पर बेस्ड। अब वो कुछ भी आ सकता है, आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। विंडोज विस्टा के बाद कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया? विंडोज विस्टा के बाद लॉन्च किया गया दोस्तों विंडोज 7। अब आपको याद क्या रखना है? ये सीक्वेंस। पहले विंडोज ME आया, मिलेनियम एडिशन, फिर विंडोज XP आया, एक्सपीरियंस, फिर विंडोज विस्टा आया, फिर विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, विंडोज 9 नहीं आया, विंडोज 10 और विंडोज 11। विंडोज 9 क्यों नहीं आया? क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 नंबर से सब डरते हैं, क्योंकि 9 नंबर किसी को सूट कर जाता है तो बहुत आगे निकल जाता है वो, या किसी को शूट करता है, यानी किसी को शूट भाता नहीं है ना, ये भी पॉसिबिलिटी होती है नंबर 9 में। तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 9 नंबर इज कॉल्ड द गॉड ऑफ ऑल दी नंबर, द किंग ऑफ ऑल दी नंबर। तो रिस्क लेने से लोग डरते हैं कि 9 नंबर पता नहीं सूट करे ना करे, फेवर में काम करे ना करे, है ना, इसलिए ड्रॉप कर देते हैं उसको। क्लियर है? तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि विंडोज विस्टा के बाद में कौन सा आया? विंडोज 7। विंडोज XP के बाद में कौन सा आया? विंडोज विस्टा। विंडोज XP से पहले कौन सा था? विंडोज ME, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट डन विद आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन थ्रू आधार डेटाबेस इज कॉल्ड। कह रहा है पेमेंट डन विद आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन थ्रू आधार डेटाबेस। ऐसा कौन सा पेमेंट मेथड है जिसमें आधार से लिंक होना जरूरी है? आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किए गए भुगतान को क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछा गया है। आधार किससे शुरू है? ए से। आंसर भी किससे शुरू है? ए से, यानी AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यस, आधार आया हुआ है ना, तो इसकी शुरुआत किससे होगी? AEPS, यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो आधार से लिंक होकर पेमेंट करने वाला तरीका क्या है? AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट, ह्यूमन रिजेंबलिंग रोबोट्स आर कॉल्ड। बताओ, कह रहे ऐसे रोबोट का नाम बताइए जो मानव के तरीके से काम करते हैं। मानव सदृश रोबोट को क्या कहा जाता है? एंड्रॉइड, ड्रोन्स, साइबॉर्ग या ह्यूमनॉइड? वेरी गुड। वो रोबोट्स जो इंसान के तरीके से काम करे, दैट इज कॉल्ड ह्यूमनॉइड। और ह्यूमनॉइड का सबसे बेहतर अगर कोई एग्जाम्पल है तो वो ये है, पहचाने? बिल्कुल सही, दैट इज सोफिया। सोफिया रोबोट जो कि काफी फेमस हुआ था क्योंकि ये पहला ऐसा रोबोट है जिसे सिटीजनशिप भी मिली है। किस कंट्री की? जल्दी से बताइए, कहां की सिटीजनशिप इसको मिली है? वेरी गुड, सऊदी अरेबिया का पहला ऐसा रोबोट जिसको सिटीजनशिप यानी नागरिकता दी गई है, दैट इज सोफिया।
अब एक बार जरा पढ़ लो इसके बारे में। सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट है जो सऊदी अरेबिया के द्वारा सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई। कब? 2017 में। याद रखेंगे ना, 2017 में सोफिया ह्यूमनॉइड रोबोट, सऊदी अरेबियन, सिटीजनशिप प्रोवाइडेड। नेक्स्ट, डैश इज एन इंस्टेंट पेमेंट इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन इंडिया। कह रहे भारत में त्वरित का मतलब तुरंत भुगतान अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली कौन सी है? एनईएफटी, आरटीजीएस, एईपीएस या आईएमपीएस? वेरी गुड। इंस्टेंट पेमेंट की अगर बात करें, तुरंत पेमेंट भुगतान की अगर बात करें तो दैट इज कॉल्ड आईएमपीएस। आईएमपीएस का मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर एग्जाम में क्या पूछा जाए आधार बेस्ड तो हो जाएगा आंसर एईपीएस। अगर पूछा जाए इंस्टेंट पेमेंट, त्वरित भुगतान की बात करें तो आंसर हो जाएगा आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और इनकी फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट है। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, है ना, यहां पर बैचेस के माध्यम से फंड ट्रांसफर किया जाता है धीरे धीरे। आरटीजीएस, रियल टाइम पर भुगतान किया जाता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और त्वरित वाला दैट इज इमीडिएट पेमेंट सर्विस, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा? किस प्रकार का टर्मिनल डेटा को संशोधित या संग्रहित नहीं करता है? अब दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पहले इसको ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा टर्मिनल होता है जो कि प्रोसेस नहीं करता? उसे क्या बोलते हैं? डंब टर्मिनल। जैसे कीबोर्ड, माउस, क्या ये खुद की कोई प्रोसेसिंग करते हैं? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए सीपीयू होता है। कीबोर्ड में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, माउस में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, मॉनिटर में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डंब टर्मिनल, जिनका खुद का दिमाग नहीं होता या जो खुद प्रोसेस नहीं कर सकते या डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड डंब टर्मिनल। इसका उल्टा होता है स्मार्ट टर्मिनल, जो प्रोसेस कर पाते हैं, जिनके पास अपना खुद का ब्रेन है, जैसे एटीएम मशीन्स, जैसे कायोस्क, जैसे पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस, है ना, जो एग्जीक्यूशन में मदद करती हैं। दीज आर कॉल्ड स्मार्ट टर्मिनल। क्लियर? नेक्स्ट, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज प्राइमरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन? प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, बताओ। एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है? अगर हमें कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी है तो हम किस लैंग्वेज का यूज करेंगे? पाइथन, कोटलिन, स्विफ्ट या जावास्क्रिप्ट? करेक्ट आंसर है कोटलिन। अगर हम कोई आईओएस एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम स्विफ्ट का यूज करेंगे, और अगर हम कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इस केस में कोटलिन लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। जरा देखो अच्छे से, कह रहे स्विफ्ट कब? जब आईओएस एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो एप्पल के केस में आईओएस डिवाइसेस में हम किस प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे होंगे? स्विफ्ट का। लेकिन अगर कोई एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इस केस में गूगल के द्वारा बनाई गई लैंग्वेज, जो कि गूगल ने 2017 में बनाई, दैट इज कोटलिन। तो गूगल ने 2017 में अनाउंस कर दिया था ऑफिशियल तौर पर कि जितनी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं उनके लिए जो ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है? दैट इज कोटलिन, है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ G2C ई गवर्नेंस सर्विस? निम्नलिखित में से G2C सरकार से नागरिक ई गवर्नेंस सर्विस का उदाहरण बताइए। गवर्नमेंट टू सिटीजन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिलिंग रिटर्न, ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज, डिजिटल कम्युनिकेशन बिटवीन टू गवर्नमेंट ऑफिसेस, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। क्या होगा आंसर?
बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिलिंग रिटर्न। सरकार सिटीजनशिप यानी नागरिक से क्या लेती है? टैक्स वसूलती है, इनकम टैक्स लेती है, इनकम पर आने वाला टैक्स दैट इज इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ये सब आते हैं किसके अंदर? गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप के अंदर, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज अ मैन इन द मिडल अटैक? बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंसमवेयर, फिशिंग, स्निफिंग, ट्रोजन हॉर्स, है ना, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है? मैन इन द मिडल अटैक का मतलब होता है जिसमें दो पार्टीज इंवॉल्व होती हैं। यानी जब कभी भी क्वेश्चन में मैन इन द मिडल अटैक की बात हो तो हमेशा आंसर में क्या गिवन होगा? टू पार्टीज। देखो कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एन अटैक वेयर अ हैकर इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज टू स्टील और ऑल्टर द डेटा दैट इज कॉल्ड मैन इन द मिडल अटैक। होता क्या ये? खुद काम ना करके किसी दूसरे से गलत काम करवाना, दैट इज मैन इन द मिडल। समझ में आया? आपकी किसी से दुश्मनी थी, आपने किसी पर्सन को हायर किया और उससे कहा कि मैं तुम्हें इतने खोखे दूंगा, निपटा दो उसको, है ना, या वो कर दो इसके साथ, या फलाना कर दो इसके साथ। यस, तो आपने क्या किया? एक मिडल मैन हायर किया, टू पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन हुई और यह अपराध आपने कर दिया। तो एन अटैक वेयर अ हैकर इंटरसेप्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज टू स्टील और ऑल्टर द डेटा। समझ में आया, है ना, दैट इज कॉल्ड मैन इन द मिडल अटैक। तो कभी भी क्वेश्चन में टू पार्टीज दिया हो, ऑल्टर डेटा दिया हो, या टू पार्टीज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस केस में हमेशा क्या हो जाएगा? मैन इन द मिडल अटैक। नेक्स्ट, व्हेन अ बिगर नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर नेटवर्क टू मेंटेन सिक्योरिटी देन दैट इज नोन एज। बहुत आसान क्वेश्चन। जब सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में विभाजित करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? फायरवॉल, गेटवे, फिशिंग या सबनेटिंग? बिल्कुल सही। जब बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ सबनेट मास्किंग या सबनेटिंग बोला जाता है। बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दिया ताकि कनेक्टिविटी अच्छे से बनी रहे, ताकि कोई भी कोलैप्स ना हो डेटा में, ताकि पैकेट बहुत आसानी से ट्रैवल करें, सिक्योरिटी बनी रहे, है ना, इसलिए सबनेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ऑटोमेटिकली असाइन आईपी एड्रेस टू एनी डिवाइस। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग करके किसी डिवाइस को गतिशील रूप से आईपी एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है? ऑटोमेटिक या डायनेमिक असाइन किया जाता है आईपी एड्रेस। किसकी मदद से? वेरी गुड, डीएचसीपी की मदद से, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की मदद से। क्लियर है? आईपी एड्रेस तो आप लोग जानते ही हैं, दो तरीके के होते हैं, IPv4, IPv6। यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो आईपी एड्रेस को ऑटोमेटिक या डायनेमिक अलॉट करेगी। एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहां पर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की जाएगी विद द हेल्प ऑफ एफटीपी। नेक्स्ट, a dash is a device that allows computer and other devices to communicate with each other over telephone lines, cable lines और satellite connection। डैश एक उपकरण है जो कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को टेलीफोन लाइनों, केबल लाइनों या उपग्रह कनेक्शन पर एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देता है। इसे क्या बोलते हैं? हब, रिपीटर, मॉडेम या ऑल ऑफ दिस? आपको क्या दिखा क्वेश्चन में? टेलीफोन लाइंस। टेलीफोन लाइंस में यूज होने वाली जो डिवाइस है वो कौन सी है? डायल अप कनेक्शन जिसको बोलते हैं, दैट इज मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। याद आया? स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन, डायल अप कनेक्शन। और डायल अप कनेक्शन कैसा कनेक्शन है? जिसमें टेलीफोन लाइंस का यूज हो रहा है।
और टेलीफोन लाइंस में जो डिवाइस यूज करेगी वो कौन सी होगी? मॉडम। मॉडम किस लेयर पर काम करेगा OSI मॉडल में? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, डेटा लिंक लेयर पर। अभी बताया था पीछे, स्विच, ब्रिज या मॉडम। मॉडम पहले किस पर काम करता था? फिजिकल लेयर पर, लेकिन अब किस पर काम कर रहा है? डेटा लिंक लेयर पर, क्योंकि मॉडम का भी मैक एड्रेस हो चुका है ना। तो अब ये किस पर काम करेगा? मैक एड्रेस पे, यानी डेटा लिंक लेयर पे। समझ में आया? नेक्स्ट, व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर ईथरनेट? ईथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड क्या है? IEEE 802.3, दैट इज फॉर द ईथरनेट पर्पस। मालूम है ना आपको? IEEE की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। जहां एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि IEEE में पहला ई क्या है? इलेक्ट्रिकल। दूसरा ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। तीसरा ई क्या है? इंजीनियर। IEEE स्टैंडर्ड जानते हैं ना, 802.4 टोकन बस के लिए यूज होता है। कैसे याद करवाया था आप लोगों को? बस में कितने पहिए हैं? ऐसे याद रखिए कि बस में 4 पहिए होते हैं। अब ये मत कहिएगा सर 6 भी होते हैं, है ना। तो बस में कितने टायर्स? 4। 802.4 टोकन बस हो गया। 802.11 क्या हो गया? वाईफाई। 802.15 क्या हो गया? पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। कैसे याद किया था? 15 रुपए का पान, तो 15 में क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। याद आ रहा है ना? टोकन रिंग 802.5, 5 उंगलियों में अंगूठी पहननी है, रिंग पहननी है, तो 802.5 क्या हो गया? टोकन रिंग हो गया। सब याद है आप लोगों को। चलिए एक बार देख लो फिर से। 802.4 का मतलब टोकन बस, बस के 4 पहिए। ईथरनेट हो गया 802.3। 802.11 क्या हो गया? वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, ये तो कॉमन है। 15 रुपए का पान यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN 802.15। और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। IEEE स्टैंडर्ड बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, द PDU ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज प्रेफर्ड टू एज अ डैश इन द OSI मॉडल। PDU का मतलब होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, या कई बार इसको प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट भी बोलते हैं, है ना। जनरली प्रोटोकॉल डेटा यूनिट कहा जाता है। तो कह रहे ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो डेटा है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा? बिट में, फ्रेम्स में, पैकेट में या सेगमेंट में? बिल्कुल सही। हम जानते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि एंड टू एंड लेयर मानी जाती है, जो हार्ट ऑफ द OSI मॉडल भी माना जाता है ना। OSI मॉडल का जो हार्ट है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर है। वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो इसमें डेटा को कैसे फॉर्म भेजते हैं? सेगमेंट के फॉर्मेट में, यानी दी करेक्ट आंसर इज सेगमेंट। अब जरा एक बार देखो यहां पर OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? 7। कौन कौन सी? पहली लेयर फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेशन, छठी प्रेजेंटेशन और सातवीं एप्लीकेशन। कैसे याद कराया था आपको? आप ST नहीं दे पाएंगे, ऐसे ही याद कराया था ना। AP आप ST नहीं दे पाएंगे, या नॉर्मली याद रखो, पहली लेयर फिजिकल है, फिर डेटा लिंक है, फिर नेटवर्क है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर स्पा, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन है। अब फिजिकल लेयर में जो डेटा ट्रैवल होता है वो किस फॉर्मेट में होगा? बिट्स के फॉर्मेट में। लेकिन हैकर आता है और कहता है ये बिट मुझे दे दो ठाकुर, बिट को हैक कर ले जाता है 01 के फॉर्मेट में। डेटा लिंक लेयर में कहा गया अच्छा बिट हैक कर ली गई, अब डेटा को फ्रेम्स के फॉर्मेट में भेजा जाए, है ना। फिर फ्रेम के फॉर्मेट में डेटा को भेजा जाने लगा। फिर हैकर आया, कहता है ये फ्रेम मुझे दे दो ठाकुर, फ्रेम भी हैक कर लिया। फिर नेटवर्क लेयर पर डेटा को पैकेट के फॉर्म में भेजा जाने लगा, बंद करके पैकेट्स में। फिर हैकर आया, कहता है ये पैकेट हमें दे दो ठाकुर। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट के फॉर्मेट में भेजा जाने लगा, सेगमेंट को भी हैक कर लिया। फिर डेटा को इंक्रिप्टेड फॉर्म में कर और डेटा के फॉर्मेट में रखकर भेजा जाने लगा, जो कि काफी सिक्योर रहा। समझ में आया? तो फिजिकल लेयर की PDU क्या हो गई? प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, बिट्स। डेटा लिंक लेयर में डेटा कैसे भेजा जाता है? फ्रेम्स के फॉर्मेट में। नेटवर्क में पैकेट्स, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट
और सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन में डेटा 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 के माध्यम से। क्लियर है? नेक्स्ट, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन? ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? वेरी गुड। मल्टी पॉइंट कनेक्शन का मतलब एक केबल और उस केबल के थ्रू कई सारे कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन सबको जोड़ दिया गया। दैट इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ये किसकी बात हो रही है? बस टोपोलॉजी की। वेरी गुड। बस टोपोलॉजी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर कोई चूहा आया और उसने केबल को काट लिया तो जितने भी कंप्यूटर या नोट्स कनेक्टेड होंगे वो कोई भी काम नहीं करेगा, है ना। दैट इज कॉल्ड अ बस टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी में किसका यूज किया जाता है? टर्मिनल्स का। स्टार्टिंग और एंडिंग केबल्स की बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टर्मिनेटर का, है ना। टर्मिनल्स कई बार बोलते हैं, कई बार टर्मिनेटर भी बोलते हैं। तो टर्मिनल्स या टर्मिनेटर का यूज करते हैं टू शो द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द केबल। और यहां पर ज्यादातर हम लोग कोएक्सियल केबल का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड? जल्दी से बताओ। एक उपकरण जो विभिन्न प्रोटोकॉल के साथ नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? स्विच, हब, गेटवे या प्रॉक्सी सर्वर? या आता है बताएंगे नहीं? बिल्कुल सही। जब कभी भी क्वेश्चन में डिफरेंट दिया हो, डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट टोपोलॉजी, अगर डिफरेंट दिख गया तो आंसर क्या बनेगा? गेटवे। टैलेंटेड हैं आप लोग, याद है ना। डिफरेंट के केस में हमेशा आंसर क्या बनेगा? गेटवे। लेकिन अगर डिफरेंट की जगह पर सिमिलर होता, सामान्य प्रोटोकॉल, समान नेटवर्क, एक जैसे नेटवर्क, एक जैसी टोपोलॉजी, तो आंसर क्या हो जाता? ब्रिज या राउटर। सिमिलर के केस में ब्रिज या राउटर और डिफरेंट के केस में गेटवे। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट, डैश इज कंसीडर्ड द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ द इंटरनेट? इंटरनेट का ऑफिशियल बर्थडे यानी दुनिया में इंटरनेट पहली बार कब आया? बताइए। 1 जनवरी 1983 में आया, यानी द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। 1 जैन 1983 इज कंसीडर्ड एज द आधिकारिक जन्मदिन ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का केक कब कटता है, कब बर्थडे मनाया जाता है? 1 जनवरी 1983। द इंटरनेट नेटवर्क हैड ऑफिशियली बिगन इट्स टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन व्हेन इट फुली सब्स्टिट्यूटेड प्रीवियस नेटवर्किंग सिस्टम ऑन जनवरी 1, 1983। दिख रहा है ना, केक कट रहा है इंटरनेट का। और इंटरनेट के पापा कौन है? विंट सर्फ। मिस्टर विंटन ग्रे सर्फ इज नोन एज द फाउंडर ऑफ इंटरनेट। यस। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ malware that downloads onto the computer disguised as a legitimate program। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बताओ। डैश एक प्रकार का मैलवेयर है, ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं, जो एक वैध प्रोग्राम के रूप में कंप्यूटर पर डाउनलोड होता है। यानी वैध प्रोग्राम का मतलब, लेजिटिमेट का मतलब, जो अपने आप को ट्रस्ट वर्दी दिखाता है लेकिन होता नहीं है। दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। याद आया ना? ट्रॉय मूवी अगर आपने देखी हो तो राजाओं को भेंट किया जाता था, गिफ्ट किया जाता था घोड़ा, और घोड़े के अंदर से निकलते थे सैनिक और कब्जा कर लेते थे पूरे किले पर। राजाओं को भी कब्जे में ले लिया, उनका किला भी ले लिया और उनकी रानियां भी हथिया ली, है ना, और उनको कहीं का नहीं छोड़ा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल ट्रोजन हॉर्स। जो देखने में बढ़िया लगे लेकिन हो धोखेदार, जो धोखा दे, है ना, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब क्या याद रखना है इसके रिगार्डिंग? एक और बात, फर्स्ट ट्रोजन हॉर्स मैलवेयर इज एनिमल। सबसे पहला जो ट्रोजन हॉर्स बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया? एनिमल रखा गया। 1975 यानी 1975 में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? जॉन वॉकर के द्वारा। फिर से एक बार देखो, ऐसा मैलवेयर
जो प्रिटेंड करे कि वो बढ़िया है लेकिन होना लेजिटिमेट हो, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। पहला ट्रोजन हॉर्स का नाम क्या रखा गया? एनिमल। कब लॉन्च किया गया? 1975 में। किसके द्वारा? जॉन वॉकर के द्वारा। नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू एन अटेम्प्ट टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन और अदर इंपॉर्टेंट डेटा। बताइए बेटा। कह रहा है डैश आमतौर पर उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक खाते की जानकारी या अन्य महत्वपूर्ण डेटा के रूप में संवेदनशील जानकारी चुराने का प्रयास करता है। उसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, एंड दैट इज कॉल्ड अ फिशिंग अटैक। फिशिंग का मतलब क्या होता है? जो यूजर नेम पासवर्ड को चुराए, क्रेडिट कार्ड को चुराए, बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन को चुराए या एक डुप्लीकेट वेबसाइट बनाने की कोशिश करे, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, धोखाधड़ी से डेटा को लेने की कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड अ फिशिंग अटैक, है ना। ऐसे अटैक को बोलते हैं फिशिंग। नेक्स्ट, डैश इज अ फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्पेशली डिजाइंड टू प्रोटेक्ट विंडोज कंप्यूटर्स। एक निःशुल्क एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंटीवायरस है, जो विशेष रूप से विंडोज कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया। इसे क्या बोलते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल। विंडोज में बाय डिफॉल्ट यूज किया जाता है। वेरी गुड, एंड द आंसर इज बिट डिफेंडर। बहुत ही पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट का बाय डिफॉल्ट विंडोज में यूज होने वाला बाय डिफॉल्ट, दैट इज बिट डिफेंडर एंटीवायरस प्रोग्राम, है ना। बहुत सारे एंटीवायरस के नाम आपको पता होंगे, जैसे मैककेफी है, एवीजी है, कैस्पर स्काई है ना, बिट डिफेंडर है। ये सब आपके क्या है? फेमस एंटीवायरसेस हैं। नेक्स्ट, डैश आर स्टैंड अलोन मैलिशियस प्रोग्राम दैट कैन सेल्फ रेप्लिकेट एंड प्रोपोगेट इंडिपेंडेंटली। बताइए, डैश क्या स्टैंड अलोन दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम है जो स्वयं प्रतिकृति कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से प्रचारित कर सकते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? वायरस, वॉर्म, ट्रोजन या बूट सेक्टर? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, द करेक्ट आंसर इज वॉर्म। क्यों है वॉर्म? वायरस क्यों नहीं है? ट्रोजन क्यों नहीं है? बूट सेक्टर क्यों नहीं है? आइए बताते हैं, इधर आओ। देखिए, वॉर्म की अगर बात करें तो वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। वॉर्म एक ऐसा मैलवेयर प्रोग्राम है जो इंडिपेंडेंट है, यानी जो ह्यूमन पर डिपेंडेंट नहीं है, जो रेप्लिकेट तो करता है, जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, सिर्फ रेप्लिकेट नहीं करता, सेल्फ रेप्लिकेट करता है, प्रोपोगेट करता है अपने आप को, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये स्टैंड अलोन है, आत्मनिर्भर है। वॉर्म आत्मनिर्भर है, लेकिन वायरस ह्यूमन पर निर्भर करता है। जब इंसान किसी फोल्डर पे क्लिक करेगा, फाइल पे क्लिक करेगा, तब वायरस एक्टिवेट होगा। लेकिन वॉर्म भाई साहब अपने मन मर्जी के मालिक हैं, स्टैंड अलोन हैं, स्वतंत्र हैं। समझ में आया? यही डिफरेंस है। राइट वंस रीड मैनी। ट्रोजन क्या होता है? अभी आपने देखा, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, जो दिखाता है शरीफ लेकिन होता नहीं, ट्रोजन हॉर्स। बूट सेक्टर वायरस, जो कंप्यूटर को बूट ही होने ना दे, दैट इज कॉल्ड बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट, पहला वायरस क्रीपर, पहला एंटीवायरस रीपर, और जो एंटीवायरस को किल कर दे, जल्दी से बताइए, दैट वायरस दैट किल एंटीवायरस इज कॉल्ड व्हाट? रेट्रोवायरस। बिल्कुल सही। देखिए, सब जानते हैं आप लोग, बस जितनी बार चीजें रिवाइज होंगी उतनी बार चीजें फिल्टर होंगी, है ना। तो रिवीजन इज मस्ट। जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार करिए, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और एक चीज और इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जब जाएं तो ज्यादा डिस्कशन ना करें, है ना। जब एग्जाम के हॉल के बाहर आप लोग खड़े होते हैं ना,
तो बहुत डिस्कशन करते हैं चीजों को लेकर, और उस डिस्कशन में आधी चीजें तो भूल जाते हैं आप, पढ़ा लिखा, और अंदर पहुंचते हैं ऐसे ही। तो जितना पढ़ा हुआ है वो दिमाग में रखकर, मुंह शांत रख के, बिना एक्स्ट्रा बातें किए एग्जाम हॉल में जाएं, ताकि जितना स्टोर है वहां पर निकाल पाए, है ना। लेकिन अगर बातों में सारी एनर्जी कर देंगे तो फिर एक ही चीज होगी, या तो बातें कर लीजिए या तो सिलेक्शन कर लीजिए, है ना। तो कम बातें किए, बिल्कुल साइलेंट, एग्जाम हॉल में प्रवेश, पेपर खुला, दिया, आके बता दिया सचिन सर को कि सर थैंक यू सो मच, सब आ गया, सारा कराए, बस इतना बोलना होता है। फिर सर सिलेक्शन हो गया, बस इतना बोलना होता है। यस, चलो। द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड रैंसमवेयर अटैक नोन एज, बताइए पहला प्रलेखित रैंसमवेयर हमला किस नाम से जाना जाता है। रैंसमवेयर का मतलब जो किसी फाइल और फोल्डर को ताला लगा दे, ऐसा अटैक इज कॉल्ड रैंसमवेयर अटैक। इनक्रिप्ट कर देना फाइल्स एंड फोल्डर्स को, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर अटैक। और पहला रैंसमवेयर का नाम बताइए। एड्स ट्रोजन, बिल्कुल सही। पीसी साइबॉर्ग, बिल्कुल सही। तो जो पहला रैंसमवेयर अटैक है, इसे दो नाम से जाना जाता है। कई बार इसको एड्स ट्रोजन भी बोलते हैं, कई बार इसको पीसी साइबॉर्ग भी बोलते हैं। वानाक्राई, क्या ये भी रैंसमवेयर है? यस, ये फेमस रैंसमवेयर अटैक है, पहला नहीं है। वानाक्राई बहुत ही फेमस अटैक हुआ था, जिसने कई कंट्रीज को अपने कब्जे में ले लिया था, इनक्रिप्ट कर दिया था। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में और आता है कि रैंसमवेयर डेटा को क्या करता है, इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। फिर से बताओ, रैंसमवेयर फाइल्स को, डेटा को क्या करता है, इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इनक्रिप्ट, बोथ ऑफ दीज नहीं। रैंसमवेयर क्या है? अटैक है, ये ताला लगाता है। जब पैसे मिल जाते हैं, इसको फिरौती मिल जाती है, तो ये अनलॉक कर देता है, यानी डिक्रिप्ट कर देता है। लेकिन जो रैंसमवेयर अटैक है, इसका नेचर क्या डिक्रिप्ट करने का है? नहीं, इनक्रिप्ट करने का है। तो रैंसमवेयर अटैक इज ऑलवेज इनक्रिप्ट इन नेचर। ये इनक्रिप्ट करता है, ताला लगाता है, लेकिन जैसे ही सामने वाले से फिरौती की रकम मिल जाती है, ताला खुल जाता है ना। कहता ले लीजिए, ये रही आपकी फाइल्स एंड फोल्डर्स, ऐश करिए। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Word 2021 टू स्विच द टेक्स्ट बिटवीन अपर केस, लोअर केस एंड टाइटल केस। हम लोग जानते हैं MS Word हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, इसमें चेंज केस होते हैं, जैसे लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, सेंटेंस केस, टॉगल केस, है ना। ये सब चेंज केस होते हैं, और इनकी शॉर्टकट की क्या होती है? शिफ्ट प्लस F3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने तरीके के चेंज केस होते हैं MS Word, एक्सेल या पावर पॉइंट में? तो आंसर है सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज और टॉगल, यानी 5 तरीके के। जब हम MS Word ओपन करते हैं तो हमें कैपिटल ए और स्मॉल ए का ऑप्शन मिलता है होम टैब पर, इसी का मतलब होता है चेंज केस। और ये कितने तरीके के होते हैं? 5। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है? शिफ्ट प्लस F3। वेरी गुड। नेक्स्ट, द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज कॉल्ड। बताइए ऐसा कौन सा सर्किट है जो 1 बिट डेटा को स्टोर करता है? 1 बिट का मतलब 0 और 1। 0 और 1 कंप्यूटर में कहां स्टोर होता है? इनकोडर में, डिकोडर में, फ्लिप फ्लॉप में या रजिस्टर में? वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज फ्लिप फ्लॉप। 0 और 1 को स्टोर करने के लिए क्या बना है? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? रजिस्टर। और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है? रजिस्टर। सबसे फास्टेस्ट रजिस्टर, इसके बाद कैशे, उसके बाद रैम। सबसे ऊपर कौन सी होती है? रजिस्टर। रजिस्टर ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? कैशे मेमोरी। कैशे नहीं है, रैम। और फिर इसके बाद आ जाती है स्लोएस्ट मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क है, SSD है ना। ये कंपैरेटिवली क्या होती है? स्लोएस्ट होती है।
लेकिन अगर हार्ड डिस्क और एसएसडी में कंपेयर करें तो एसएसडी फास्टेस्ट होगी, है ना। सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन बने थे, क्लियर है। तो द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। लेकिन अगर इंटरनेट पर आपने फ्लिप फ्लॉप सर्च किया तो स्लीपर्स आ जाएंगी, है ना, क्योंकि स्लीपर्स को जो पैरों में पहनते हैं, है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप। लेकिन यहां पर 0 और 1 जहां स्टोर होते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स अप एन एसएसडी। एसएसडी किससे बनी होती है? एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क की जगह या हार्ड ड्राइव की जगह पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं आजकल? एसएसडी, क्योंकि ये काफी फास्ट है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में, और ये फ्लैश मेमोरी में आती है। फ्लैश मेमोरी कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। कौन कौन सी? मेमोरी कार्ड, एसएसडी और पेन ड्राइव, ये तीनों फ्लैश मेमोरी होती हैं। तो व्हाट मेक्स अप एन एसएसडी? फ्लैश कंट्रोलर। क्या एसएसडी में फ्लैश कंट्रोलर होता है? हां। नैंड फ्लैश मेमोरी चिप। क्या नैंड फ्लैश मेमोरी चिप भी होती है? जी हां। नैंड गेट, जिसे यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ईईपी रोम एंड डी रैम। जी हां। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज, यानी एसएसडी में फ्लैश कंट्रोलर भी होगा, नैंड फ्लैश मेमोरी चिप भी लगी होती है, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी है, डायनेमिक रैम लगी होती है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट, एसएसडी डेटा ट्रांसफर स्पीड मेजर्ड इन। कह रहे एसएसडी की डेटा ट्रांसफर गति किसमें नापी जाती है? फ्लॉप्स में, आरपीएम में, बाइट्स पर सेकेंड में, या ऑल ऑफ दीज में? बताओ। वेरी गुड, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज बाइट्स पर सेकेंड। एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव की जो स्पीड है वो किसमें नापते हैं? गीगाबाइट, टेराबाइट, इनमें नापी जाती है। तो आंसर क्या होगा? बाइट्स पर सेकेंड। फ्लॉप किसकी स्पीड होती है? सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किसमें नापी जाती है? फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में। आरपीएम किसकी स्पीड होती है? हार्ड डिस्क की। रेवोल्यूशंस पर मिनट, हार्ड डिस्क की स्पीड को किसमें नापते हैं? आरपीएम में। क्लियर है? ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ईमेल वर्क्स ऑन द डैश लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल किसने दिया? आईएसओ ने दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1984 में। टीसीपी आईपी मॉडल पहले आया, 1983 में इसको दर्जा मिला स्टैंडर्ड का टीसीपी आईपी मॉडल को, और 1984 में आपका आ गया क्या? ओएसआई मॉडल। ईमेल किस लेयर पर काम करता है? आखिरी वाली लेयर, यानी एप्लीकेशन लेयर पर, जो यूजर के बेहद करीब होती है। तो लेयर्स की बात करें एक बार फिर से, देखो ईमेल किस लेयर पर काम करता है? एप्लीकेशन लेयर पर। फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। कितनी लेयर हो गई? 7। स्टार्टिंग की जो आपकी 4 लेयर होती हैं, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेट, और ऊपर वाली जो 3 होती हैं इसे बोलते हैं एप्लीकेशन सेट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट, इन IEEE स्टैंडर्ड 802.5 इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अभी हम लोगों ने पढ़ा था IEEE स्टैंडर्ड 802.3 पढ़ा था ना, ईथरनेट, 802.4 टोकन बस, और 802.5 5 उंगलियों में अंगूठी, रिंग यानी टोकन रिंग। तो कहीं टोकन रिंग गिवन है? हां, लगा दो आंसर। ईथरनेट का 802.3, टोकन बस का 802.4, वायरलेस नेटवर्क का 802.11, टोकन रिंग का 802.5, और पैन का 15 रुपए का पान यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क 802.15। वेरी गुड। नेक्स्ट,
लेयर 5 ऑफ द ओएसआई मॉडल इज, है ना, ओएसआई मॉडल तो मैच दी कॉलम में भी देखा जाता है, आपका पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में। बताओ लेयर 5th ऑफ द ओएसआई मॉडल कौन सी होती है? सेशन लेयर होती है। फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, यानी 5th लेयर आपकी दोस्तों कौन सी होगी? सेशन लेयर, जो सेशन को मैनेज करती है, जो सिंक्रोनाइजेशन एस्टैब्लिश करती है ना, दैट इज कॉल्ड अ सेशन लेयर। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर एक्ट एज अ नर्वस सिस्टम? कंप्यूटर का कौन सा घटक तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है, नर्वस सिस्टम के तौर पर काम करता है? नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन हो गया एक तरीके से, है ना, नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन, और कंप्यूटर का जो मेन नर्व है दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोलिंग यूनिट। सीपीयू में कितनी चीजें आती हैं? 3, सीयू, एएलयू और एमयू। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एमयू का मतलब मेमोरी यूनिट, जिसे रजिस्टर भी बोलते हैं। तो सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर, है ना, द मेमोरी विच रिसाइड इनसाइड द सीपीयू दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। तो नर्वस सिस्टम कौन सा होगा? कंट्रोल यूनिट होगा। कंट्रोल यूनिट का मेन काम क्या होता है? डिकोड करना इंस्ट्रक्शंस को। जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, डिकोड करना, उस पर कंट्रोलिंग करना, दैट इज द वर्किंग ऑफ कंट्रोल यूनिट। एएलयू का काम क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का, जितने भी अरिथमेटिक फंक्शन हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, है ना, इन सबको करना। लॉजिकल यूनिट का मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इन पर काम करना, लॉजिक यूनिट। सीयू हो गया, एएलयू हो गया, एमयू यानी मेमोरी यूनिट, जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है रजिस्टर में। और रजिस्टर कैसी मेमोरी है? फास्टेस्ट मेमोरी। रजिस्टर किसके अंदर है? सीपीयू के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट, विच लॉजिकल गेट इज नोन एज यूनिवर्सल गेट? हम जानते हैं टोटल लॉजिक गेट्स कितने होते हैं? 7 प्रकार के, 7 थाला फॉर अ रीजन, यस। जिसमें से यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं? 2, नैंड और नॉर। क्या नैंड गिवन है? हां। क्या नॉर गिवन है? नहीं। तो यानी नैंड इज द करेक्ट आंसर। एन एंड बोल सकते हैं, नैंड बोल सकते हैं, नॉर बोल सकते हैं, एन और बोल सकते हैं, है ना। और टोटल आप देखिए, टोटल कितने लॉजिक गेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। बेसिक लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, एंड और नॉट। यूनिवर्सल गेट 2 प्रकार के होते हैं, नैंड और नॉर। अदर लॉजिक गेट्स में आपके 2 आते हैं, दैट इज एक्स और एक्स नॉर। तो टोटल लॉजिक गेट अगर पूछा जाए कितने होते हैं वाइडली, तो आंसर होगा 7 टाइप, एंड और नॉट, नैंड नॉर, एक्स और एक्स नॉर। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिफर्ड कम्युनिकेशन मेथड यूज्ड विद सिस्टम एज अ बॉटनेट? बॉटनेट पर सिस्टम के साथ उपयोग की जाने वाली पसंदीदा संचार विधि कौन सी है? बॉटनेट का मतलब रोबोट नेटवर्क, बॉट का मतलब होता है रोबोट, नेट का मतलब नेटवर्क। तो रोबोटिक्स के केस में, रोबोट नेटवर्क के केस में जो कम्युनिकेशन माध्यम है, 2 रोबोट आपस में कैसे बात करेंगे? आईआरसी की मदद से, इंटरनेट रिले चैट की मदद से। तो बॉटनेट के बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, जो प्रोटोकॉल काम करती है, दैट इज कॉल्ड आईआरसी, इंटरनेट रिले चैट। ईमेल हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल है, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, आईआरसी इंटरनेट रिले चैट है, टीएफटीपी ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। क्लियर है? नेक्स्ट, अ मैकेनिज्म यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा इज कॉल्ड? डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक तंत्र क्या है? इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्रिप्टोग्राफी। इनकोडिंग और डिकोडिंग कह सकते हैं, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट बोल सकते हैं, है ना, दैट इज क्रिप्टोग्राफी। Which of the following symbol are commonly known as wild card in Excel 365? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस प्रतीक को आमतौर पर एक्सेल 365 या किसी भी वर्जन में वाइल्ड कार्ड के रूप में जाना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क। वाइल्ड कार्ड का मतलब जो स्पेसिफिक कैरेक्टर को सर्च करने में यूज हो, दैट इज वाइल्ड कार्ड। इसको याद कर लीजिए कि एक्सेल में कभी भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर पूछें या सिंबल पूछें तो आंसर क्या होगा? एस्ट्रिक और क्वेश्चन मार्क, जिसका यूज स्पेसिफिक चीज को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। वाइल्ड कार्ड हो गया। नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू एक्सेस द बूट मेन्यू इन विंडोज? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बूट मेन्यू तक पहुंचने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं? तो हम जानते हैं कई बार हमारा सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता, हम उसे सेफ मोड में ओपन करते हैं बूट मेन्यू में जाकर F8 की मदद से। सो द आंसर इज F8। जब हम बूटिंग के समय पर F8 दबाते हैं तो एडवांस्ड बूट ऑप्शन ओपन हो जाता है और यहां से हम अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में ओपन कर सकते हैं। दैट इज F8। क्लियर है? F7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर और स्पेलिंग चेक के लिए यूज किया जाता है। शिफ्ट F7 बहुत इंपॉर्टेंट है, थेसोरस के लिए यूज किया जाता है ना? तो ये सब आपको पता होना चाहिए। F12 सेव एज के लिए यूज किया जाता है। F4 रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ये आईपी एड्रेस किस क्लास को बिलोंग करता है? 198.2.2.1 आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू विच आईपी क्लास? कैसे बताएंगे? बताइए आंसर। 198.2.2.1 आईपी एड्रेस किस आईपी क्लास का उदाहरण है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी? ऑक्टेट की पहली जो आपकी है वो क्या है? 198। इसी से पता चल जाएगा पहला ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट क्या है? 198 आईपी एड्रेस में, और 198 किस रेंज में आता है? क्लास सी की रेंज में। सो द आंसर इज क्लास सी। एक बार देखो, आईपी एड्रेस की 5 क्लासें होती हैं, ए बी सी डी ई, और इन 5 क्लासेस की जो रेंज है वो क्या है? क्लास ए की 0 से 127, कई जगह पर 0 से 126 भी लिखा मिलेगा, लेकिन वो गलत है क्योंकि 127.0.0.1 इसे बोलते हैं हम लोग लूप बैक एड्रेस, जिसे लोकल होस्ट भी बोला जाता है, और ये क्लास ए में आता है। तो 0 से 127 क्लास ए, 128 से 191 क्लास बी, 192 से 223 क्लास सी, 224 से 239 क्लास डी, और 240 से 255 क्लास ई। अब 198 पहला नंबर देखो, 198 किस क्लास में आ रहा है? तो आपने कहा सर 192 और 223 के बीच में पहला नंबर आ रहा है, बस यही हो जाएगा आंसर। क्लास सी इज द आंसर। अगर आईपी एड्रेस की शुरुआत 128 से हो रही होती 128, तो हो जाता क्लास ए। अगर आईपी एड्रेस की शुरुआत 197 से हो रही होती मान लीजिए, तो 197 का मतलब क्लास सी है ना, 192 से 223। अगर 238 होता आईपी एड्रेस की शुरुआत में तो क्लास डी हो जाता। अगर 250 252 इससे शुरू हो रहा होता है ना, तो क्लास ई की रेंज में हो जाता। तो हमें सिर्फ पहले नंबर को देखना है आईपी एड्रेस के, ये जिससे शुरू होगा उस क्लास का आईपी एड्रेस बन जाएगा रेंज के अकॉर्डिंग। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर। बाइनरी नंबर आपको गिवन है और कह रहा है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। सबसे पहले तो ये नंबर लिख लेंगे आप, बाइनरी नंबर, फिर राइट हैंड साइड से 1 2 4 8 16 32 ये लिखेंगे। ये कैसे आया? 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, है ना, एंड सो ऑन। अब मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, अगर 0 होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। नाउ मल्टीप्लाई एंड प्लस दी नंबर्स। तो आपने मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 16 1 जा 16, 32 1 जा 32, और इनको प्लस कर दिया, आ गया 63। यही होगा आंसर, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट वन। क्लियर है? तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शीट दैट कैन बी एडेड टू एक्सेल वर्कबुक? एक्सेल वर्कबुक में अधिकतम कितनी शीट जोड़ी जा सकती हैं? क्या इसकी कोई लिमिट है? लेटेस्ट वर्जन में 255 लिमिट निर्धारित की गई है, यानी 255 इज द करेक्ट आंसर। तो बाय डिफॉल्ट शीट लेटेस्ट वर्जन में कितनी है? 1। पुराने वर्जन में कितनी है? 3 बाय डिफॉल्ट शीट। यस, वर्कशीट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? वर्कबुक। और एक्सेल शीट का दूसरा नाम क्या है? बुक 1, जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा? मैक्सिमम शीट 255। नेक्स्ट, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एमएस एक्सेल 2021 या किसी भी वर्जन में? सीलिंग 5 into 9, 12। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सीलिंग का मतलब होता है बड़ी वैल्यू। 12 की टेबल पढ़ेंगे और 5 into 9 यानी 45 से बड़ा होना चाहिए या बराबर आनी चाहिए, तो वो आंसर हो जाएगा। तो 12 की टेबल में क्या 45 आएगा? जी नहीं। बड़ी का मतलब 12 की टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 45 से ग्रेटर कब आएगा? 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, बड़ा हो गया, यानी दैट इज द आंसर। तो 12 4 जा 48, दैट इज द करेक्ट आंसर। 36 आंसर कब होता? जब सीलिंग की जगह पर फ्लोर दिया होता। तो 45 से कम वाली वैल्यू हम रखते, 12 की टेबल पढ़ते और 45 से कम कब आता? 12 3 जा 36, यानी तब 36 हो जाता फ्लोर के केस में। सीलिंग के केस में बड़ी वाली वैल्यू आती है, दैट इज 48। क्लियर है? नेक्स्ट, विच लेयर इन ओएसआई आर्किटेक्चर इज कंसीडर्ड एज द हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल? कई बार डिस्कस किया है लेक्चर में। ओएसआई मॉडल का हार्ट किसको बोलते हैं? बताइए। नेटवर्क लेयर? जी नहीं। सेशन लेयर? जी नहीं। डेटा लिंक लेयर? जी नहीं। ट्रांसपोर्ट लेयर इज द राइट आंसर। दिस इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। क्यों? क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल काम करती है, टीसीपी और यूडीपी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल। एंड टू एंड कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का ही होता है। यस। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल? एमएस एक्सेल का कौन सा घटक सक्रिय सेल का पता प्रदर्शित करता है? सोच के बताओ। एक्सेल में जो एक्टिव सेल का एड्रेस है वो कहां दिखता है? नेम बॉक्स में। कंटेंट कहां दिखता है? फॉर्मूला बार में, जिसको हम एडिट कर सकते हैं उस कंटेंट को F2 की मदद से फंक्शन की। याद आया? वेरी गुड। लेकिन जो एड्रेस होता है एक्टिव सेल का वो कहां डिस्प्ले होता है? नेम बॉक्स। जरा ध्यान दो, जब हमने पहली सेल पर क्लिक किया A1, है ना, पहली सेल का एड्रेस क्या होता है? A1। ये एड्रेस कहां पर दिखा? नेम बॉक्स में। दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स। और नेम बॉक्स के राइट साइड में क्या है? फॉर्मूला बार, जिसमें कंटेंट को एडिट किया जा सकता है, या जो कंटेंट को डिस्प्ले करता है एक्टिव सेल के, वो फॉर्मूला बार होता है। अब ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में एड्रेस की जगह पर कंटेंट दिया होता, विच कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेल डिस्प्ले दी कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल, तो आंसर फॉर्मूला बार हो जाता। एड्रेस की बात करेंगे तो नेम बॉक्स होगा, और अगर कंटेंट की बात करेंगे तो फॉर्मूला बार होगा, है ना। याद रखिएगा, जनरली यहीं पर कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं और आकर कहते हैं शिट, पता तो था मुझे, पता नहीं कैसे गलत हो गया, है ना। तो एक्टिव रखना पड़ेगा माइंड को। इन एक्सेल द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। एक्सेल में चयनित सेल से चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? क्या एक्सेल शीट में कई सारे चार्ट बना सकते हैं आप? जी हां, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, है ना, बहुत सारे चार्ट होते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? दो होती हैं, या तो ऑल्ट के साथ F1 या F11। तो क्या ऑल्ट F1 गिवन है? नहीं। क्या F11 गिवन है? हां। सो द करेक्ट आंसर इज F11। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, दोनों याद रखना, चार्ट के लिए दो शॉर्टकट की, ऑल्ट F1 और F11। नेक्स्ट,
पोर्ट नंबर ऑफ एसएमटीपी एंड पीओपी3 प्रोटोकॉल इज रिस्पेक्टिवली, बताइए। ये मैंने आज एक सेशन भी लिया था, देखिएगा आप, जहां पे जितने भी पोर्ट नंबर इंपॉर्टेंट हैं उन सबको हमने डिस्कस किया हुआ है ना। बताइएगा मुझे वो आपने सेशन देखा, पोर्ट नंबर वाला 10 इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर्स, है ना, आएगा जरूर क्वेश्चन वहां से। बताओ एसएमटीपी का पोर्ट नंबर और पीओपी3 का क्या है? बिल्कुल सही, एसएमटीपी का 25 होता है और पीओपी3 का 110 होता है। एसएमटीपी और पीओपी3 कौन सी प्रोटोकॉल है? मेल वाली। मेल की टोटल कितनी प्रोटोकॉल होती हैं? 4। एसएमटीपी मेल भेजने के लिए, मेल रिसीव करने के लिए पीओपी3 और आईमैप, है ना, और एक बच गई माइम, अटैचमेंट पर्पस से। समझ में आया? नेक्स्ट, डैश टाइप ऑफ रैम कंज्यूम्स मोर पावर एंड डैश रैम कंज्यूम्स लेस पावर। बताइए ऐसी कौन सी रैम है जो अधिक बिजली की खपत करती है और ऐसी कौन सी रैम है जो कम बिजली की खपत करती है? हम जानते हैं रैम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे टेम्परेरी वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम होती है। एक एसडी रैम भी होती है जो डायनेमिक रैम का एडवांस्ड वर्जन है, जिसको सिंक्रोनस डायनेमिक रैम बोला जाता है। ऐसी कौन सी रैम है जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी? वो जो मोबाइल फोन में लगी होती है, जिसे डायनेमिक रैम बोलते हैं, ये ज्यादा पावर कंज्यूम करती है। और जो कैश मेमोरी के लिए यूज होती है रैम, दैट इज कॉल्ड एस रैम, जिसकी मदद से कैश मेमोरी बनाई जाती है, दैट इज एस रैम। ये लेस पावर को कंज्यूम करती है ना। याद रखिएगा स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या डिफरेंस है? डायनेमिक रैम जो बार बार रिफ्रेश होती है, मोबाइल फोन्स में यूज होती है, हमारे लैपटॉप में यूज होती है। लेकिन स्टैटिक रैम जो कि फिक्स होती है और इसका यूज करते हैं कैश मेमोरी को बनाने के लिए, दैट इज स्टैटिक रैम। कौन सी रैम ज्यादा पावर कंज्यूम करेगी? डायनेमिक। और कौन सी रैम कम पावर कंज्यूम करेगी? स्टैटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द एरर मैसेज डिस्प्लेड ऑन द सेल इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय। बताइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल पर प्रदर्शित त्रुटि संदेश हमेशा डैश से पहले होता है। कोई भी जो एरर मैसेज है उसकी शुरुआत किससे होगी? किस सिंबल से होगी? इक्वल्स टू से होगी, है ना। डन है ना। हमेशा शुरुआत किससे होगी? इक्वल्स टू से। फॉर्मूले की, जब फॉर्मूले की बात करेंगे तब इक्वल्स टू होगा, जब फंक्शन की बात करेंगे तब भी इक्वल्स टू होगा, लेकिन जब एरर की बात करेंगे तो इक्वल्स टू नहीं होगा। तो क्या होगा? बिल्कुल हैश सिंबल होगा, है ना। एरर के केस में हमेशा हैश सिंबल से शुरुआत होती है, जैसे हैश एनए, हैश वैल्यू, हैश रेफरेंस, हैश नेम, हैश डिव, हैश हैश हैश। जब फिट नहीं होता है उसमें नल, नम, है ना, हैश से शुरुआत होगी। डॉलर सिंबल किस में होता है? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, सेल रेफरेंसिंग। जब हमें रोज या कॉलम को लॉक करना होता है तो उसे बोलते हैं सेल रेफरेंसिंग। और एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग को किस सिंबल से इंडिकेट करते हैं? डॉलर से। फिट है बॉस, है ना, डॉलर। सीपीयू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। सीपीयू इस भाषा को सीधे समझ सकता है। सीपीयू यानी प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, किस लैंग्वेज पर काम करता है? असेंबली लैंग्वेज पर, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। असेंबली लैंग्वेज यानी जो निमोनिक्स पर काम करती है, जो सिंबल्स पे काम करती है, उसी को सीपीयू समझता है। तो सीपीयू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। सीपीयू इस भाषा को सीधे समझ सकता है, दैट इज असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज बोल सकते, है ना। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं आपकी। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, है ना, ये हाई लेवल होती हैं आपकी। नेक्स्ट, सेल एड्रेस $A4 इन अ फॉर्मूला इन MS एक्सेल मीन। MS एक्सेल में एक सूत्र में सेल एड्रेस $A4 का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, रिलेटिव सेल रेफरेंस या ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं सेल रेफरेंसिंग का मतलब कैसे लॉक करे रोज या कॉलम्स को, जिसके लिए डॉलर का यूज करते हैं। सेल रेफरेंसिंग 3 प्रकार की होती है। जय श्री राम, राम से याद करवाया था मैंने।
रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। राम, रिलेटिव का मतलब जिसमें कोई भी डॉलर नहीं है, A1, ना तो हम रो को लॉक कर रहे हैं ना कॉलम को। एब्सोल्यूट का मतलब जिसमें कॉलम और रो दोनों को लॉक किया जा रहा है, $A $1, वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। और मिक्स्ड का मतलब या तो रो लॉक करेंगे या कॉलम, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड, जिसमें किसी एक के साथ में डॉलर लगा होगा। तो यहां पर डॉलर लगा है, हां, तो इसका मतलब रिलेटिव तो नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव में डॉलर हो ही नहीं सकता। एब्सोल्यूट में $2 होने चाहिए, ये एब्सोल्यूट भी नहीं होगा। मिक्स्ड होगा, क्योंकि मिक्स्ड में या तो रो के साथ लगता है या कॉलम के साथ, तो यहां कॉलम के साथ डॉलर लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। क्या $A4 भी सही है और $4 भी सही है? जी हां, $4 होता तो भी मिक्स्ड होता, $A4 है तो भी मिक्स्ड है। लेकिन अगर $4 ये दोनों होते, $2 लगे हुए, तो एब्सोल्यूट हो जाता, और सिर्फ A4 लिखा होता तो रिलेटिव हो जाता। क्लियर है? नेक्स्ट देख सकते हैं, रिलेटिव का मतलब A1, एब्सोल्यूट का मतलब रोज और कॉलम्स दोनों को लॉक करेंगे, $A $1, और मिक्स्ड में या तो रो को लॉक करेंगे या कॉलम को, दैट इज $A1 या $1, मिक्स्ड हो गया। 57 क्वेश्चन नंबर बताइए, क्रीपर प्रोग्राम ऑफन रिगार्डेड एज द फर्स्ट वायरस। क्या क्रीपर पहला वायरस है? जी हां, जिसे 1971 में बनाया गया। बहुत बढ़िया। किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग, टिम बर्नर्स-ली या बॉब थॉमस? करेक्ट आंसर होगा बॉब थॉमस के द्वारा। तो क्रीपर जो कि पहला प्रोग्राम है, पहला वायरस है, जिसे अक्सर पहला वायरस माना जाता है, 1971 में बॉब थॉमस के द्वारा बनाया गया, दैट इज क्रीपर वायरस। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन MS Excel 365 which protocol key is used to open the macro dialog box? बताइएगा। MS Word हो, MS Excel हो, MS PowerPoint हो, अगर मैक्रोस की बात कर दी गई तो मतलब मैक्रोस का यूज किया जाता है रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। जो काम बार बार कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है, मैक्रोस के थ्रू रिकॉर्ड कर देंगे। और मैक्रोस की शॉर्टकट की क्या है? Alt F8। मैक्रोस किस टैब में मिलता है? व्यू टैब में। और मैक्रोस को किस लैंग्वेज के तहत बनाते हैं? विजुअल बेसिक का यूज करके। याद आया? तो मैक्रोस से क्या क्या पूछते हैं? टैब, व्यू टैब, शॉर्टकट की Alt F8। मैक्रो होता क्या है? रेपिटेटिव टास्क को रिकॉर्ड करने के लिए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, VBA या विजुअल बेसिक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग दीज इज अ फॉल्स स्टेटमेंट फॉर ट्रोजन हॉर्स? इनमें से कौन सा ट्रोजन हॉर्स के लिए गलत कथन है? ट्रोजन हॉर्स तो मालूम है ना, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर है ट्रोजन हॉर्स, पहला ट्रोजन हॉर्स एनिमल के नाम से। याद आया? बहुत बढ़िया। कह रहे ट्रोजन हॉर्स डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। बिल्कुल सही। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मैलवेयर है जो रेप्लिकेट नहीं करता, है ना। याद रखिएगा, ये रेप्लिकेट नहीं करता है। जैसे वायरस और वॉर्म रेप्लिकेट करते हैं ना, ये रेप्लिकेट नहीं करता, ये अपनी कॉपीज नहीं बनाता, ये पुनरावृत्ति नहीं करता, रेप्लिकेट नहीं करता। सही है। अपीयर्स हार्मलेस बट इज इन फैक्ट मैलिशियस। बिल्कुल सही है ना। ये कैसा होता है? मैलिशियस, लेकिन अपने आप को दिखाता कैसे है कि मैं हार्मलेस हूं, लेकिन हार्मफुल होता है, मैलिशियस होता है ना। प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। सही है। आई लव यू इज अ ट्रोजन हॉर्स। बिल्कुल सही। आई लव यू एक फेमस ट्रोजन हॉर्स है ना। देखा जाए तो वाकई में ये है भी, है ना। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन होता बड़ा बुलाती है मगर जाने का नहीं। यस, तो ट्रोजन हॉर्स, आई लव यू इज अ वेरी फेमस ट्रोजन हॉर्स, ये भी सही है। फायरवॉल रिमूव्स अ ट्रोजन हॉर्स, जी नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फायरवॉल जो है वो ट्रोजन हॉर्स को रिमूव नहीं कर सकता, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट,
डैश इज अ चैटबॉट डेवलप्ड बाय XAI, एन AI कंपनी फाउंडेड बाय एलॉन मस्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हाल ही में आपने देखा भी होगा कि XAI यानी ट्विटर, एक्स का मतलब ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, जानते हैं ना आप, एलॉन मस्क ने खरीद लिया है। XAI द्वारा विकसित एक चैटबॉट है जो एलॉन मस्क द्वारा स्थापित एक AI कंपनी है। तो हाल ही में एलॉन मस्क ने एक चैटबॉट डेवलप किया है एक्स यानी ट्विटर के लिए। इसका नाम क्या है? चैट जीपीटी। जी नहीं, ये तो ओपन AI के द्वारा डेवलप किया गया है। जेमिनी गूगल के द्वारा डेवलप किया गया चैटबॉट है। मेटा फेसबुक के द्वारा डेवलप किया गया है। ग्रॉक बिल्कुल सही जवाब, एलॉन मस्क एक्स कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, दैट इज ग्रॉक, है ना। अब आपने अगर एक्स ओपन किया हो, ट्विटर ओपन किया हो हाल ही में, तो आपको वहां पर दिखेगा ग्रॉक फीचर, है ना, जो कि चैट बॉट है। जैसे आप चैट जीपीटी से कुछ भी पूछ सकते हैं, जेमिनी से कुछ भी पूछ सकते हैं, मेटा से कुछ भी पूछ सकते हैं, वैसे ही ग्रॉक से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या हो गया? ये चैट जीपीटी जैसा हो गया, या चैट बॉट बोल सकते हैं आप इसको। यस, वेरी गुड। तो आउट ऑफ 60 आपने स्कोर कितना किया भाई, ये तो बताइए, कमेंट करके बताइएगा आउट ऑफ 60 और स्कोर गाइस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे आज के सेशन में, है ना, बहुत सारे मिलेंगे। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या है ये क्वेश्चन? विच मेमोरी एक्ट एज अ बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब रैम, रैम और CPU के बीच में, या CPU और मेन मेमोरी के बीच में जो मेमोरी आती है उसे क्या बोलते हैं? कौन सी मेमोरी CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में बफर के तरीके से काम करती है? बताइए। रैम, रोम, कैशे या स्टोरेज, या आता है? बताएंगे नहीं? एक बार कमेंट करके बताइए। मैं आंसर करूंगा इसका थर्ड वाले मैराथन में, है ना। बाकी मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस। या आता है बताएंगे नहीं भी लिख सकते। यस। तो कैसा लगा आपको आज का सेशन? उम्मीद है कि आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, है ना। ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपको साक्षात्कार मिलेंगे, वहां मेरा चेहरा आ रहा होगा आपकी आंखों के सामने, है ना, कि सचिन सर ने बिल्कुल सेम क्वेश्चन पढ़ाए, देखो मिल गए, थैंक यू बोल देना। उम्मीद है कि ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंप्यूटर अगर डेप्थ में पढ़नी हो UPSSC के रिगार्डिंग, तो इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। बेस्ट कोर्स है, इसके बाहर कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ मिलेगा, वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट, है ना। बस पढ़ लीजिए आराम से, रिवाइज करते रहिए आगे वाले एग्जाम्स को लेकर, है ना। यू कैन ज्वाइन। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं हमसे। इस नंबर पे मैसेज करके अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर कोर्स से जुड़ना है तो, है ना, जहां वीडियोस, PDF और मॉक टेस्ट सब आपको मिल जाएंगे। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सजेशन है, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ राय है, कुछ दिक्कत फील कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। हाउ इज द जोश, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? तो एक बार यस सर लिख दीजिएगा। हाँ सर, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, चीजों को रिवाइज जो हमने पढ़ा हुआ है बढ़िया तरीके से, है ना, उसको रिवाइज हम कर पा रहे हैं। बस मोटिव यही है कि आप सिलेक्शन ले लें और जो पढ़ाया हुआ है वो आखिरी वक्त पर काम आ जाए, ताकि आप ये बोल पाए कि थैंक यू सचिन सर, है ना, आखिरी वक्त पे जो सेशन आपने लिए वो काफी कारगर निकले और इसकी मदद से जो हमने पढ़ा हुआ था वो बढ़िया तरीके से रिकॉल भी हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नोट्स बनाते रहिए, रिकॉल करते रहिए, पढ़ते रहिए, लेकिन सेहत का ध्यान भी रखिए, है ना। एग्जाम पास में है इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा टाइम पढ़ेंगे। टहलने भी जाइए, वॉक भी करिए, बढ़िया सा खाना पीना भी लीजिए, अपनी पेरेंट्स को भी देखिए, है ना। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।